हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो लेक्चर है वो एनडीए मॉक टेस्ट के कुछ क्वेश्चन के ऊपर है, बायोलॉजी के। और जैसे कि आप सभी को पता है, एनडीए एग्ज़ाम से पहले अपने मॉक टेस्ट रिलीज़ करती है जिसमें वो बच्चों की तैयारी के लिए सैम्पल क्वेश्चन प्रोवाइड कराती है। तो उन्हीं मॉक टेस्ट के बायोलॉजी के लगभग 50 क्वेश्चन हैं जिनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगेगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन प्लांट्स इज नॉट रिमूवलाइज्ड। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्लांट्स में मिलने वाला ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि रिमूवाइल नहीं होता है। होता क्या है, देखिए, कोई भी प्लांट है, कोई भी प्लांट है तो इसके जो ओल्ड पार्ट है, जो पार्ट इसके क्या हो गए हैं, ओल्ड हो गए हैं, उन ओल्ड पार्ट्स के पास जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, माइक्रो एलिमेंट या मैक्रो एलिमेंट्स, सभी के पास न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं ना, मिनरल्स होते हैं। तो इनके पास जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जब ये ओल्ड पार्ट, जैसे कि मान लीजिए ओल्ड लीफ, एग्जाम्पल के लिए क्या समझ लीजिए, ओल्ड लीफ। अब ओल्ड लीफ हो गई है तो क्या करेगी, वो तो झड़ जाएगी, प्लांट से अलग हो जाएगी, टूट जाएगी। तो ये क्या होगा कि जब प्लांट के ओल्ड पार्ट, जैसे कि उसकी ओल्ड लीफ, पुरानी पत्तियां, इनके पास जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनको तो प्लांट यूज कर सकती है ना, उनको क्यों फेंके वो। तो होता क्या है कि प्लांट के ओल्ड पार्ट जब प्लांट से अलग होते हैं, जैसे कि प्लांट्स की लीफ, पुरानी पत्तियां जब प्लांट से टूट करके अलग होती हैं, तो वो अलग होने से पहले क्या होता है, प्लांट क्या करती है कि उस पार्ट्स में जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेती है, रीमोबाइल कर लेती है। और रीमोबाइल करके प्लांट के जो यंग पार्ट हैं, जो यंग ब्रांच हैं, यंग लीफ हैं, उनको दे देती है। ठीक है, तो कहाँ चले जाते हैं, ये न्यू या बोल लीजिए यंग पार्ट्स के पास चले जाएंगे, यंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के पास ये जो एलिमेंट है इनका क्या हो जाएगा, ये रिमोबाइल हो जाएंगे, वहां तक इनको रिमोबलाइज कर लिया जाएगा। किसके द्वारा, प्लांट के यंग पार्ट्स के द्वारा। प्लांट के जो यंग ब्रांचेस है, यंग लीफ है, वहां तक इनको रिमोबाइल कर दिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा। ये होता है, ये एनसीईआरटी में दिया गया है लाइन एग्जैक्टली, और वहीं का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि प्लांट के ओल्ड पार्ट से यंग पार्ट तक रिमोबाइल नहीं किया जाता, वो रिमोबलाइज्ड नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी। एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है कि कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि प्लांट की ओल्ड लीफ में होता है, लेकिन लीफ जब झड़ती हैं तो ये रिमोबाइल होकर के यंग पार्ट्स तक नहीं जाता है प्लांट के। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट। पूछ रहा है कि मियोसिस सेल डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर की शुरुआत कहाँ पे होती है, कौन से स्टेज में क्रॉसिंग ओवर की शुरुआत होती है। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर लोग डायरेक्टली याद रखते हैं। तो पेकाइटिन स्टेज में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर का शुरुआत होता है, इनिशिएट होता है क्रॉसिंग ओवर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है, मिडिल पीस ऑफ मेमेलियन स्पर्म पोजेस। देखिए, जो मेमेलियन स्पर्म है, मेमल का जो स्पर्म होता है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है और टेल होता है। ये उस स्पर्म के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये स्पर्म होता है। इसका छोटा सा नेक, फिर इसका मिडिल पीस वाला पोर्शन होता है, फिर क्या हो जाता है, फिर इसकी टेल होती है। तो इस तरह से ये इसका कौन सा, ये नेक हो गया, ये हेड हो गया, इसका हेड वाला पोर्शन, और ये क्या है, इसका मिडिल पीस है।
तो इस मिडिल पीस वाले पोर्शन में क्या होता है, इसके पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और साथ ही इसके पास क्या होता है, सेंट्रियोल भी होता है। तो वही इस क्वेश्चन में पूछा है कि मेमेलियन स्पर्म पोजेस, मेमेलियन स्पर्म का जो मिडिल पीस वाला पोर्शन है उसके पास क्या क्या होता है, तो उसके पास सेंट्रियोल भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बी में माइटोकॉन्ड्रिया दिया है बट माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा वहाँ सेंट्रियोल भी होता है। सो जो ऑप्शन नंबर ए है वो ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन में कुछ ऐसे मैकेनिज्म दिए हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं। प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में, फ्लावर में जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसको क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो हमें ऐसा मैकेनिज्म बताना है जो जेनेटिक हो और सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट भी करे। तो ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे दिया है डाइकोगेमी। जो डाइकोगेमी होता है ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है। क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है, प्रिवेंट करता है। सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी, ये भी क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। ये मैकेनिज्म भी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है। इसके अलावा हेटेरोस्टाइली, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करता है, रोकता है, प्रिवेंट करता है। होमोगेमी भी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो यहाँ पे सारे जो ऑप्शन दिए हैं, सारे जो मैकेनिज्म दिए हैं वो सभी पॉलिनेशन को क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं। तो हमें तो ऐसा ऑप्शन चुनना है जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करे और साथ में वो एक जेनेटिक मैकेनिज्म हो। तो इन सब में भले ही सारे सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं बट इनमें से जेनेटिक मैकेनिज्म जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी एक ऐसा मैकेनिज्म है जो जेनेटिक मैकेनिज्म है और सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए पोलियोट्रोपिक जीन। अब पोलियोट्रोपिक जीन किसको कहते हैं, ठीक है, तो पोलियोट्रोपिक, सॉरी यहाँ पे पीलियोट्रोपिक होगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। पोलियोट्रोपिक लिखा गया, यहाँ पे होगा प्लियोट्रोपिक। ठीक है, तो क्वेश्चन है ए प्लियोट्रोपिक जीन। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्लियोट्रोपिक जीन क्या होता है। तो प्लियोट्रोपिक जीन क्या होते हैं, देखिए जब एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को, मल्टीपल कैरेक्टर को, बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है तो उस जीन को कहते हैं प्लियोट्रोपिक जीन। जब एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर को, बहुत सारे ट्रेट को, बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है तो ऐसे जीन को हम लोग क्या कहते हैं, प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। और इस मैकेनिज्म को, इस तरह से बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करने की जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है उसको कहते हैं प्लियोट्रोपी। क्या कहते हैं उसको, प्लियोट्रोपी। तो प्लियोट्रोपी क्या है, प्लियोट्रोपी तो मैकेनिज्म है, प्रोसेस है। और प्लियोट्रोपिक जीन क्या है, वो जीन है जो एक से ज़्यादा ट्रेट को, एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ट्रेट का मतलब कैरेक्टर का पेयर, कैरेक्टर के पेयर को ही ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो होगा नहीं, ठीक है, ए जीन इन्वॉल्व ड्यूरिंग प्लियोसिन, ये होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल मल्टीपल ट्रेट्स इन एन इंडिविजुअल, जो किसी इंडिविजुअल में, किसी ऑर्गेनिज्म में जो जीन एक से ज़्यादा मल्टीपल कैरेक्टर को, मल्टीपल ट्रेट को कंट्रोल करे उसे ही क्या कहते हैं,
प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। ट्रेट का मतलब कैरेक्टर का पेयर, ठीक है, दो कैरेक्टर के जोड़े को क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं। कैरेक्टर समझ लीजिए, ठीक है, सिंपल सा। उसके बाद तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्विवेलेंस ऑफ थिन कॉटिलिडन इन मोनोकोट्स। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है जो मोनोकोट्स हैं, जो मोनोकोट प्लांट है, मोनोकोटिलिडनस प्लांट है, उनमें जो कॉटिलिडन मिलता है, जो कॉटिलिडन मिलता है उस कॉटिलिडन को क्या कहते हैं। तो सिंपल सा है, याद करने वाली चीज है, उसको कहते हैं स्कूटेलम। क्या कहते हैं, स्कूटेलम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे कुछ प्लांट का नाम लिखा है और दूसरे साइड में उस प्लांट में रिप्रोडक्शन करने के लिए जो स्ट्रक्चर मिलती हैं, जो मेथड्स मिलते हैं, उनका नाम लिखा है। हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा गलत है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो देखिए जो बनाना होता है, बनाना में क्या मिलता है, राइजोम और शकर दोनों मिलते हैं। बनाना के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर राइजोम भी है और शकर भी है। तो यहाँ पे बनाना को राइजोम के साथ मिलाया है, तो ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब ये मैच क्या है, सही है। हमें गलत मैच छांटना है। तो दूसरा देखते हैं, यहाँ पे लिखा है बाइनरी फिजन जो होता है वो सॉर्गेसम में होता है। तो सॉर्गेसम में बाइनरी फिजन नहीं होता है। जो मोस्टली बैक्टीरियाज हैं वो बाइनरी फिजन करते हैं, अमीबा करता है, इनमें तो बाइनरी फिजन नहीं मिलता है सॉर्गेसम में, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा गलत मैच है, ये सही मैच है। उसके बाद कोनिडिया, पेनिसिलियम में कोनिडिया मिलते हैं और कोनिडिया ही आगे चल के जर्मिनेट होकर नया पेनिसिलियम बनाएंगे। तो पेनिसिलियम में कोनिडिया जो मिल रहा है वो क्या है, उसके रिप्रोडक्शन करने का तरीका है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने सामान्य ऑर्गेनिज्म को बनाना। तो कोनिडिया क्या है, पेनिसिलियम के एक तरह के बीज ही तो हैं जो फिर से इधर उधर स्प्रेड होंगे और नया पेनिसिलियम बनाएंगे। तो ये भी क्या है, सही है, कोनिडिया पेनिसिलियम में मिलता है। इसके बाद लास्ट जो है वो है ऑफसेट। दिख नहीं रहा है बट फिर भी मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे ऑफसेट लिखा है और इसका प्लांट जो है वो है वाटर हाइसिंथ। तो वाटर हाइसिंथ मतलब कि वाटर हाइसिंथ में ऑफसेट मिलता है या नहीं, तो हाँ, वाटर हाइसिंथ में क्या मिलता है, ऑफसेट मिलता है, जो कि उसका क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो हमें यहाँ पे नॉट करेक्ट, जो गलत है वो पेयर खोजना था। तो बी वाला जो सेकंड वाला है वो नॉट करेक्ट है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द बोथ ऑप्शन। देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, है ना, उसके हिसाब से हम लोग को आंसर चूज करना है। और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत स्टेटमेंट होगा, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उन स्टेटमेंट को पढ़ना है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है इन स्पायरोगायरा समटाइम्स द गैमीट बिहेव डायरेक्टली एज जाइगोस्पोर विदाउट फ्यूजन। इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि समटाइम क्या होता है, कभी कभी जो स्पायरोगायरा का जो गैमीट है, स्पायरोगायरा एलवी का जो गैमीट है वो जाइगोस्पोर की तरह व्यवहार करने लगता है बिना फ्यूजन के, विदाउट फ्यूजन के, बिना फ्यूजन किए ही वो जाइगोस्पोर की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। हमें पता है कि स्पायरोगायरा में ऐसा होता है, उसमें जो गैमीट बनता है वो कभी कभी बिना फ्यूजन किए ही किसकी तरह बिहेव करने लगता है, जाइगोस्पोर की तरह बिहेव करने लगता है। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इन स्पायरोगायरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर। और ये जूस्पोर कहाँ प्रोड्यूस होता है, विच इज प्रोड्यूस इन जूस्पोरेंजिया। इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि स्पायरोगायरा में क्या बनते हैं,
फ्लैजिलेटेड जूस्पोर बनते हैं, और वो कहाँ बनते हैं? जूस्पोरेंजिया में बनते हैं। जबकि हमें पता है कि स्पायरोगायरा में कभी भी फ्लैजिलेटेड स्टेज आता ही नहीं है। स्पायरोगायरा में क्या होता है? स्पायरोगायरा में कभी भी फ्लैजिलेटेड स्टेज नहीं आता है। तो जो फ्लैजिलेटेड स्टेज ही एब्सेंट है, तो ये क्या फ्लैजिलेटेड जूस्पोर बनना पॉसिबल है? नहीं है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है और सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्या? रॉन्ग है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमेनाई इज यूज्ड इन रिपेनिंग ऑफ। यहाँ पे एक बैक्टीरिया दिया है जिसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमेनाई। इसका यूज क्या बनाने में करते हैं? तो हमें पता है इसका यूज हम स्विस चीज बनाने में करते हैं। जो स्विस चीज बनती है उसके फॉर्मेशन में इसी बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमेनाई का यूज किया जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्विस चीज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पॉन्जेस। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें स्पंजेस के जो स्पॉन्ज हैं उनके कैरेक्टर दिए गए हैं। स्पंज के क्या दिए गए हैं? कैरेक्टर दिए गए हैं, जो भी स्पंजेस होते हैं उनके। और हमें बताना है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कि स्पंज का कैरेक्टर नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बिल्कुल सही है। जितने भी स्पंजेस हैं उन सभी में क्या होता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। उनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन से लेवल का है? सेलुलर लेवल का है। ठीक है, तो ये तो सही हो गया स्पॉन्जेस के लिए। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ ऑस्टिया। तो स्पॉन्जेस की बॉडी में बहुत सारे छेद मिलते हैं जिनसे वाटर और न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी में एंटर करता है। उनको क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। तो जाहिर सी बात है ये भी सही है, क्योंकि इनकी बॉडी में क्या मिलते हैं? ऑस्टिया मिलते हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑस्टिया भी सही ऑप्शन है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो जो स्पॉन्जेस हैं उनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। उनकी बॉडी में जितने भी सेल हैं सभी सेल अपने अंदर ही फूड का डाइजेशन करती हैं। जिस सेल को जितना फूड मिलता है वो उस फूड को अपने अंदर ही डाइजेस्ट करती है। तो सभी बॉडी की सभी सेल अपने अंदर फूड का डाइजेशन करती हैं। तो सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है इसलिए कह रहे हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? सही हो गया। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है बॉडी सपोर्टेड बाय काइटिन। इस ऑप्शन में कह रहा है कि जो स्पॉन्जेस की बॉडी है वो काइटिन से सपोर्टेड होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनकी बॉडी काइटिन से सपोर्टेड नहीं होती है। तो ये गलत है, ये गलत कैरेक्टर है। ठीक है, तो हमें यही बताना था कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है स्पंजेस का। तो ये फीचर नहीं है, तो इस हिसाब से ये हमारा क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इन ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ द रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल इज इंडिकेटेड बाय। देखिए, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है उसमें कुछ वेव होते हैं जिनके द्वारा हमें पता चलता है कि हार्ट के कौन से चैम्बर का, कौन से पार्ट्स का कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन हो रहा है, पोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन हो रहा है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा सिग्नल है जो कि रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को बताएगा। तो सिंपल सा बात है, अल्फाबेट में पहले क्या आता है? पहले पी आता है, फिर उसके बाद टी आता है ना। यहाँ पे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का आंसर नहीं होगा, ना ही एस वेव होगा। एस वेव तो होता ही नहीं है। ठीक है, एस वेव होता ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, पहले पी आता है या टी आता है अल्फाबेट में? तो अल्फाबेट में पहले क्या आता है? पी आता है। और सबसे पहले हार्ट में सबसे पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट होता है? एट्रिया होता है। एक ट्रिक सा बता रही हूँ नॉर्मल सा, जिससे आपको याद रहेगा। सबसे पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा? एट्रिया होगा। उसके बाद जब एट्रिया रिलैक्स होंगे तब जाके वेंट्रिकल क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो सबसे पहले क्या आता है? पी आता है, फिर टी आता है,
तो यहाँ पे पूछा है किसका रिपोलराइजेशन बताना है हमें, वेंट्रिकल का। तो टी वेव में तो कौन हो जाएगा, एट्रिया के लिए है वो प्रॉपर्टी, ठीक है। और टी वेव होगा इसका आंसर वेंट्रिकल के लिए, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा टी वेव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक इन द चैलेजल एंड इज कॉल्ड। एम्ब्रियो सैक में जो चैलेजल एंड होता है उसको और क्या कहते हैं। तो सिंपल सा है, उसके चैलेजल एंड को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीपोडल एंड। उसको एंटीपोडल एंड भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके चैलेजल एंड जो होता है, दो एंड होते हैं उसमें, एक माइक्रोपाइलर एंड होता है और एक चैलेजल एंड होता है। तो जो चैलेजल एंड होता है उधर जो सेल्स मिलती हैं उनको एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। तो उन सेल्स के नाम के बेसिस पे ही चैलेजल एंड को हम लोग एंटीपोडल एंड्स भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल एंड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डार्विन फिंचेस आर एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ। डार्विन फिंचेस किसकी एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। तो हमें डायरेक्टली याद रखना है जो एडाप्टिव रेडिएशन है, एडाप्टिव रेडिएशन इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे। एडाप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस, ठीक है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है एडाप्टिव रेडिएशन का, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है, इन प्लांट्स मियोसिस अकर। प्लांट के कौन से पार्ट में मियोसिस होता है यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। देखिए ऑप्शन में दिया है एंथर, रूट टिप, कैम्बियम, पोलन ग्रेन। तो रूट टिप में तो क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं। रूट टिप में क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं। और मेरिस्टेमेटिक सेल तो क्या करती है, माइटोसिस करती है और लगातार डिवीजन करके रूट को इलोंगेट करती हैं। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। कैम्बियम में भी क्या, कैम्बियम की जो सेल्स हैं उनका काम क्या है, उनका काम है प्लांट के विथ को बढ़ाना। तो वो भी क्या करती है, माइटोसिस करती हैं। वहां पे भी मियोसिस नहीं होता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन गैमीट है, ठीक है। पोलन ग्रेन के पास गैमीट है, एक्चुअल में गैमीट है। तो गैमीट क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो इनमें इनमें आगे होगा तो क्या होगा, माइटोसिस ही होगा, मियोसिस तो हो नहीं सकता। तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब बचा पोलन ग्रेन, हमें पता है, सॉरी अब बचा एंथर। हमें पता है कि जो एंथर होता है, फ्लावर के पास जो एंथर होता है वो क्या है, उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और उसमें क्या होते हैं, उसमें उसकी जो सेल्स हैं, एंथर की जो सेल्स हैं उन्हीं में क्या होता है, मियोसिस होता है। और फिर उससे गैमीट का फॉर्मेशन होता है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, एंथर। एंथर में ही क्या होता है, मियोसिस होता है। और मियोसिस से यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, गार्ड सेल्स हेल्प इन। जो प्लांट होता है, प्लांट में स्टोमेटा मिलता है, स्टोमेटा मिलते हैं। और स्टोमेटा में क्या होती है, गार्ड सेल्स होती है। तो वो गार्ड सेल्स का काम क्या होता है, तो गार्ड सेल्स का काम होता है वो ट्रांसपिरेशन में हेल्प करती हैं। किसमें हेल्प करती है, ट्रांसपिरेशन में। तो इस तरह से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन मैंगोलिज्म ईच सेल्स हैव हाउ मैनी क्रोमोसोम। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है मैंगोलिज्म। मैंगोलिज्म क्या है, एक डिजीज है, एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, इसमें पूछ रहा है कि सेल्स के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है सेल्स हैव हाउ मैनी क्रोमोसोम। तो हमें पता है कि ह्यूमन में क्या होते हैं, क्रोमोसोम कितने होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन में, मतलब 23 पेयर होते हैं।
तो अगर 23 का इंटू अगर आप 2 से कर दोगे तो आ जाएगा 46, मतलब 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम जो कि पेयर के फॉर्म में होते हैं। तो इसमें हमारा जो 21 क्रोमोसोम सेट होता है, क्रोमोसोम सेट नंबर 21, क्रोमोसोम सेट नंबर 21 जो होता है, इसमें अभी कितने क्रोमोसोम है? नॉर्मल कंडीशन में इसमें 2 क्रोमोसोम है, लेकिन होता क्या है, जो मेंगोलिज्म का जब केस आता है, मेंगोलिज्म को डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये डाउन सिंड्रोम भी है, मेंगोलिज्म डाउन सिंड्रोम भी इसको कहते हैं। तो मेंगोलिज्म के केस में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम के केस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम सेट नंबर 21 है उसमें 2 क्रोमोसोम की जगह एक और क्रोमोसोम आ जाता है, मतलब यहाँ पे 2 क्रोमोसोम की जगह क्या हो गए? 3 क्रोमोसोम हो गए, मतलब ये कौन सा केस हो गया? ट्राइसोमी का केस हो गया। क्या हो गया? ये ट्राइसोमी का केस हो गया। तो वही बताना है। अब अगर देखें तो उसके सेल्स के पास कितने क्रोमोसोम होंगे? अब मान लीजिए किसी पर्सन को डाउन सिंड्रोम है, मेंगोलिज्म है, तो उसके सेल्स के पास अब कितने क्रोमोसोम हैं? 47 क्रोमोसोम है। ठीक है, उसकी सेल्स में कितने क्रोमोसोम है? हर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? अब 47 क्रोमोसोम होंगे। क्यों? क्योंकि उसके जो 21 क्रोमोसोम नंबर क्रोमोसोम सेट नंबर 21 क्या है? ऑटोसोम्स वाले पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इनमें क्या हो गया, ये जो सेट नंबर क्रोमोसोम 21 में क्या हो गया, दो की जगह 2 क्रोमोसोम की जगह 3 क्रोमोसोम आ गए, मतलब ट्राइसोमी का केस हो गया। मतलब क्या हो गया, अब उस पर्सन के अगर सेल को देखेंगे तो उस सेल के अंदर 46 की जगह कितने क्रोमोसोम होंगे? 47 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है 21 पेयर हैविंग 1 लेस क्रोमोसोम। इसमें बोल रहा है कि जो पर्सन का 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है, जो 21 नंबर का पेयर क्रोमोसोम है, उसके पास एक क्रोमोसोम कम होता है, लेस होता है। तो ऐसा नहीं है, उसके पास तो एक क्रोमोसोम ज्यादा होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। उसके बाद लिखा है नेक्स्ट 20, ये तो गलत हो गया, 23 जो 23 नंबर का जो वो क्रोमोसोम है, 23 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसके पास क्या होता है? 1 क्रोमोसोम लेस होता है, उसके पास एक क्रोमोसोम कम होता है, तो ये भी गलत है। 45 तो होंगे नहीं, तो कितने होंगे? 47 होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंगोलिज्म जिस पर्सन को रहता है बीमारी, उस पर्सन में क्या होता है, उसकी सेल्स के पास, हर एक सेल के पास 47 क्रोमोसोम होंगे। और ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आया है वो कहाँ पे आया है? क्रोमोसोम सेट नंबर 21 में। क्रोमोसोम सेट नंबर 21 में 2 की जगह एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, जिसकी वजह से टोटल क्रोमोसोम का नंबर कितना हो गया सेल के अंदर? 47 हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17, द रीजन फॉर एग्जिट ऑफ नर्व सेल फ्रॉम द सेल साइकिल वंस आफ्टर फॉर्मिंग। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब नर्व सेल बनती हैं तो बनने के बाद वो सेल साइकिल से एग्जिट क्यों कर जाती हैं? सेल साइकिल से एग्जिट क्यों कर जाती हैं? वो सेल साइकिल में भाग क्यों नहीं लेती? उनका सेल डिवीजन क्यों नहीं होता? ये पूछना चाह रहा है ये क्वेश्चन। तो देखिए, जब सेल के पास सेंट्रोसोम होगा, सेंट्रियोल होगा, तभी तो वो डिवीजन कर पाएगा। और ये जो हमारी नर्व सेल होती हैं इनके पास सेंट्रोसोम नहीं होता है, सेंट्रियोल नहीं होता है, इस वजह से ये सेल साइकिल से एग्जिट कर जाती हैं, ये रेस्टिंग फेज में चली जाती हैं। ठीक है, सेल डिवीजन नहीं करती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18, द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी इज कॉल्ड। इसमें पूछ रहा है जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसकी पोस्टीरियर लोब को क्या कहते हैं?
तो उसकी जो पोस्टीरियर, उसमें दो लोब होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब होते हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। तो उसकी पोस्टीरियर लोब को क्या कहते हैं, तो उसकी पोस्टीरियर लोब को कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, द न्यूमोकोकस एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ प्रूव्स दैट। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ग्रिफिथ ने जो न्यूमोकोकस बैक्टीरिया से जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या प्रूव करता है। पहला ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ डीएनए, दूसरा ऑप्शन है बैक्टीरिया अंडरगो बाइनरी फिजन, तीसरा ऑप्शन है बैक्टीरिया डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो हमें पता है कि ग्रिफिथ का जो न्यूमोकोकस के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट था वो ये बताने के लिए था कि डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, डीएनए का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था ग्रिफिथ का ये एक्सपेरिमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ डीएनए। डीएनए का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को बताता है ग्रिफिथ का ये एक्सपेरिमेंट। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ डीएनए को प्रूव करने के लिए ही एक्सपेरिमेंट किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चरिंग ऑफ सूट एपेक्स एज एक्सीलेंट ऑन explant on nutrient medium in tissue culture to give disease free plants because। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब भी हम सूट अपेक्स को कल्चर करके, सूट अपेक्स का कल्चर करके एक प्लांट बनाते हैं, किसमें, न्यूट्रिएंट मीडियम में, कहाँ पे, टिश्यू कल्चर करके, तो हमें एक डिजीज फ्री प्लांट मिलता है। जब भी हम लोग टिश्यू कल्चर मीडियम का यूज़ करके न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में जब हम सूट एपेक्स से नया प्लांट बनाते हैं, सूट एपेक्स से, तो वहाँ पे जो प्लांट हमें मिलता है वो क्या होता है, डिजीज फ्री होता है। तो वो ऐसा क्यों होता है, उसका कारण क्या है, तो हमें पता है कि यहाँ पे ये जो डिजीज फ्री प्लांट इसलिए मिल रहा है क्योंकि प्लांट का जो सूट अपेक्स होता है वहाँ पे क्या मिलती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिलती हैं, और वो प्लांट का जो सूट अपेक्स होता है वो पैथोजन फ्री होता है। क्या होता है, पैथोजन फ्री होता है। वहाँ पे किस जल्दी से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन या किसी भी तरह के वायरस पैथोजन का इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। इसीलिए सूट एपेक्स से जब भी कोई हम लोग एक्सप्लांट बनाते हैं तो वो एक्सप्लांट क्या होता है, पैथोजन फ्री होता है। वो जो प्लांट बनता है उसमें कोई भी पैथोजन जल्दी से अटैक नहीं कर सकता, उसमें बीमारी कॉज नहीं कर सकता। इस वजह से वो प्लांट क्या होता है, डिजीज फ्री होता है। तो इसका आंसर होगा सच एक्सप्लांट। इस तरह का जो एक्सप्लांट हम लोग बनाते हैं सूट अपेक्स से वो क्या होता है, इस पैथोजन फ्री, वो डिजीज कॉजिंग पैथोजन से क्या होता है, फ्री होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या होता है, इस क्वेश्चन में पूछना चाहता है। तो देखिए, न्यूरॉन का जो एंडिंग होता है, न्यूरॉन के एक्सॉन का एंडिंग होता है, वहाँ पे ऐसे सिनेप्टिक नोक पाए जाते हैं। ये सिनेप्टिक नोक किससे जुड़े होते हैं, मसल से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े हैं, मसल से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो न्यूरॉन और मसल्स के बीच में, न्यूरॉन और हमारी मसल्स के बीच में जो जंक्शन बनता है, उसी जंक्शन को क्या कहते हैं, जो पॉइंट बनता है उसी पॉइंट को कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो एक्सॉन और मसल्स का जो फर्स्ट पार्ट है वो जहाँ पे जुड़ा है वही है हमारा क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या होता है कि कोई मोटर न्यूरॉन हमारे सीएनएस से आ रही है, जो इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है,
और हमारे मसल्स को इन्फॉर्मेशन देना चाहती है, तो वो क्या करेगी, उस इंफॉर्मेशन को एक केमिकल के थ्रू देगी। तो क्या करेगी कि वो जहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहाँ पे एक केमिकल को सिक्रीट करेगी और उस केमिकल को कहते हैं एसिटाइल कोलिन। तो वही पूछा है यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होता क्या है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे किसको सिक्रीट करता है हमारा न्यूरॉन, एसिटाइल कोलिन को सिक्रीट करता है। तो यहाँ पे लिखा है द मोटर नर्व एंडिंग, जो मोटर नर्व, ये क्या है, मोटर नर्व है। तो मोटर नर्व का जो एंडिंग है जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक पार्ट, वो क्या करता है, सिक्रीट करता है किसको, एसिटाइल कोलिन को सिक्रीट करता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आगे और भी ऑप्शन है, और भी लिख रखा है एपीनेफ्रिन का सिक्रेट करता है नॉर एपीनेफ्रिन को, तो वो सब नहीं होंगे। सिंपल सा याद रखना है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो मोटर नर्व एंडिंग है जिनको हम लोग सिनेप्टिक नोब कहते हैं, वो एसिटाइल कोलिन नाम के केमिकल को सिक्रेट करती हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ई कोलाई बैक्टीरिया हैव यूज्ड इन सक्सेसफुली कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है जेनेटिकल इंजीनियर, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड ई कोलाई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो ई कोलाई है, बनाया गया जो ई कोलाई है, उसको किस चीज के कॉमर्शियल प्रोडक्शन में यूज करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो बनाया गया ई कोलाई है उसको किसके कॉमर्शियल प्रोडक्शन में यूज किया जा चुका है सक्सेसफुली। तो देखिए हमें पता है कि जो ई कोलाई है, जो जेनेटिकली बनाया गया ई कोलाई है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, उस ई कोलाई का यूज इंसुलिन के कॉमर्शियल प्रोडक्शन में किया जा चुका है, वो भी सक्सेसफुली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, द जीन is inserted at the BAM-H1 site in PBR 322 the recombinant plasmid will। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो जीन है जो कि PBR 322 के BAM-H1 साइट से जुड़ा होता है। अगर हम इस BAM-H1 साइट को, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है लिखने में, ठीक है, बट मैं समझा दे रही हूँ। अगर इस BAM-H1 साइट को जो कि PBR 322 प्लाज्मिड में प्रेजेंट होता है, ये साइट BAM-H1, इस साइट को अगर हम लोग कट कर दें तो इस साइट को कट करने से प्लाज्मिड में क्या फर्क पड़ेगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है। तो पहला इसमें लिखा है शो एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन ओनली रेजिस्टेंसी। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब ये जो रिकॉम्बिनेंट जीन है, ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, अगर हम लोग इसमें से BAM-HI फर्स्ट H1 को हम लोग अगर रिमूव कर दें, कट कर दें, तो क्या हो जाएगा कि वो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन को शो करेगा, ये बोल रहा है। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। दूसरा है सो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंसी, वो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंसी शो करेगा। तीसरा लिखा है नॉट ग्रो ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। तो देखिए कभी भी अगर प्लाज्मिक PBR 322 में अगर हम लोग उसके BAM-H1 साइट को कट कर दें तो होता क्या है, देखिए जो BAM-H1 साइट है इससे एक, ये जो BAM-H1 साइट है इससे क्या होता है कि इस साइट पर एक जीन लगा होता है जिसको बोलते हैं टेट्रासाइक्लिन जीन, है ना। ये जो BAM-H1 साइट है वो क्या है, टेट्रासाइक्लिन स्ट्रैंड जीन पर है। कौन सी जीन पर है, टेट्रासाइक्लिन स्ट्रैंडेड जीन पर है। तो अगर हम लोग BAM-H1 साइट को कट करेंगे तो जो टेट्रासाइक्लिन जीन की प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को
अब अगर हम लोग टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में डालेंगे तो ये ग्रो नहीं करेगा। मैंने क्या बताया कि ये जो BAM-H1 साइट है ये कौन से जीन के ऊपर होता है, टेट्रासाइक्लिन जीन साइट पर होता है। कौन से टेट्रासाइक्लिन स्ट्रैंड जीन साइट पर प्रेजेंट होता है ये BAM-H1। तो अगर हम लोग इसको कट कर देंगे तो अब क्या हुआ, ये टेट्रासाइक्लिन जीन के लिए इसकी क्या हो गई, रेजिस्टेंसी हो गई। सो ये क्या करेगा कि अब अगर हम लोग इस प्लाज्मिड को हम लोग टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में डालेंगे, ऐसे मीडियम में डालेंगे जिसमें टेट्रासाइक्लिन जीन है, तो वो वहां पे क्या करेगा, ग्रोथ नहीं करेगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। यही पूछा था BAM-H1 को कट करने से क्या होगा। तो मैंने बताया कि BAM-H1 जो होता है वो कहाँ पे होता है, टेट्रासाइक्लिन स्ट्रैंड जीन पर होता है। ठीक है, वहां पर होता है BAM-H1। अगर हम लोग BAM-H1 साइट को कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये टेट्रासाइक्लिन स्ट्रैंड जीन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इस टेट्रासाइक्लिन वाले जीन के मीडियम में अगर हम लोग इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को डालेंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इन लाइकेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म्ड बाय। लाइकेन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे परफॉर्म होता है, कौन परफॉर्म करता है। तो लाइकेन क्या होता है, लाइकेन एक कॉम्बिनेशन है जिसमें एल्गी भी होता है और फंगल भी होता है। उन दोनों का क्या है, वो रिलेशनशिप है। लाइकेन में क्या क्या होते हैं, एल्गी होता है और फंजाई होता है। एक फंजाई होता है और एक एल्गी होता है। जो एल्गी है उसको बोलते हैं एल्गल पार्ट और फंजाई वाले पार्ट को बोलते हैं फंगल पार्ट। तो लाइकेन क्या है, रिलेशनशिप है जिसमें एल्गी और फंजाई उन दोनों का रिलेशनशिप है। तो बोल रहा है कि लाइकेन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन परफॉर्म करता है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया है फंगल पार्ट, एल्गल पार्ट, फंगल और एल्गल पार्ट दोनों। तो इसका आंसर होगा ओनली फंगल पार्ट। जो लाइकेन का फंगल पार्ट है वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ बैक्टीरिया आर फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स में कौन से बैक्टीरिया को ज़्यादा यूज किया जाता है ये बताना है हमें। तो हमें पता है जो ई कोलाई है, इस्चेरिचिया कोलाई, उसको और जो एग्रोबैक्टीरियम है इनको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जो भी एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में उनमें हम इन दो बैक्टीरिया को सबसे ज़्यादा यूज में लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन बियर प्रोडक्शन। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है बियर के प्रोडक्शन में, बियर के निर्माण में कौन सा प्रोसेस यूज होता है। तो हमें पता है बियर और वाइन का फॉर्मेशन डिस्टिलेशन प्रोसेस से करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्टिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है अगर हम न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए का हाइड्रोलिसिस करें, हाइड्रोलिसिस का मतलब उसको तोड़ें, तो हमें क्या चीजें प्राप्त होंगी, क्या चीजें मिलेंगी। तो हमें पता है कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो किससे मिलकर के बना है, नाइट्रोजनस बेस, उसमें नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, शुगर है पेंटोज शुगर, राइबोज पेंटोज शुगर, है ना। उसके अलावा उसमें और क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, इन तीनों से मिलकर के बना होता है। तो अगर न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेंगे तो यही चीजें तो मिलेंगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस का मतलब तोड़ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के लिए क्या सही है।
ठीक है, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो प्रेजेंस ऑफ डीएनए, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में डीएनए पाया जाता है, तो ये सही हो गया। उसके बाद दूसरा है प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टी, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि क्रिस्टी तो केवल माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, क्रिस्टी केवल माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में नहीं मिलता है। हमें दोनों के लिए सही स्टेटमेंट बताना है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद तीसरा है प्रेजेंस ऑफ 70S राइबोसोम, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। 70S राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है और क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेटमेंट साइट फॉर फोस्फोराइलेशन, तो फोस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा बट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। तो इस तरह से कितने स्टेटमेंट सही हैं, 2 स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है एडीएस हार्मोन, एडीएस क्या है, हार्मोन है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इज synthesized by and released by and act on। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है जो एडीएस हार्मोन है हमारा, यहाँ पे जो एडीएस हार्मोन है ये कहाँ पे सिंथेसाइज होता है वो इस ब्लैंक्स में भरना है, फिर कहाँ से रिलीज होता है वो इस ब्लैंक में भरना है, और कहाँ पे जाके किसके ऊपर काम करता है जाकर के वो उस ब्लैंक में लिखना है, ठीक है। तो हमें पता है ये जो एडीएस हार्मोन है ना, इसका फॉर्मेशन, इसकी सिंथेसिस तो हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है, हाइपोथैलेमस, तो पहले ब्लैंक में आ जाएगा हाइपोथैलेमस। और ये रिलीज कहाँ से होता है, तो बनाता तो हाइपोथैलेमस है, लेकिन हाइपोथैलेमस इसको जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका जो पोस्टीरियर भाग है जिसको हम लोग न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, वहां भेज करके इसको स्टोर करवाता है। तो जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है वो स्टोर करके रखे रहता है और फिर टाइम आता है तो इसको रिलीज करता है। तो अगर रिलीज पूछा जाए तो रिलीज कौन कर रहा है, न्यूरोहाइपोफाइसिस कर रहा है, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पोस्टीरियर भाग है वो इसको रिलीज करेगा। और जब रिलीज हो जाएगा तो ये किसके ऊपर जाके काम करेगा, जो हमारी नेफ्रॉन है, किडनी में जो नेफ्रॉन मिलती हैं उस नेफ्रॉन के डीसीटी भाग और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर काम करेगा। ये एडीएस हार्मोन कहाँ जाके काम करेगा, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट वाला। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइंड बाय। इसमें बोल रहा है जो स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर होता है उसको इस तरह से डिजाइन क्यों किया जाता है, अलग तरीके से उसको डिजाइन क्यों किया जाता है। तो उसमें लिखा है प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट को अच्छे से प्रोडक्ट का अच्छे से प्यूरिफिकेशन करने के लिए। दूसरा है एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट प्रोसेस। तो जो हमारे बायो रिएक्टर होते हैं उनको कोशिश ये की जाती है कि उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाए ताकि जो प्रोसेस चलता है उस थ्रू आउट प्रोसेस में उनके अंदर जो पूरी प्रोसेस होती है उस पूरे प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन की एबिलिटी बनी रहे बायो रिएक्टर के अंदर, इस तरह से उनको डिज़ाइन किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज कैरीड आउट बाय। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है फैट का इमल्सिफिकेशन कौन करता है। फैट का इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है, फैट के बड़े मॉलिक्यूल को फैट के स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना ही इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट है। और ये काम कौन करता है, बाइल करता है। हमें पता है बाइल जो है वो फैट के बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है और इस प्रोसेस को ही कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो हमारा आंसर हो जाएगा बाइल, बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जो क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो क्या कराता है, वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन के लिए, सभी को पता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पोजेस कैरेक्टरिस्टिक बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ऐसे कौन से एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है जिसके पास प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर होते हैं, प्लांट के जैसा भी कैरेक्टर शो करता है और एनिमल के जैसा भी कैरेक्टर शो करता है। तो उसका हमारा आंसर होगा यूग्लिना। यूग्लिना के पास ऐसे पिगमेंट भी होते हैं प्लांट लाइक, हायर प्लांट के जैसे उसमें पिगमेंट मिलते हैं, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस भी करता है और ऑर्गेनिज्म की तरह दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा करके, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑटोट्रॉपिक नहीं, हम लोग हेटरोट्रॉपिक हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं। उसी तरह से यूग्लिना इमरजेंसी की कंडीशन पे क्या करता है, जब उसको सनलाइट नहीं मिलता है तो वो दूसरे कीड़े मकोड़े छोटे छोटे इंसेक्ट्स को भी खाता है। ठीक है, तो एक तरह से वो ऑर्गेनिज्म की तरह भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है और बाकी टाइम पे वो फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस से भी फूड बनाता है, मतलब वो प्लांट की तरह भी कैरेक्टर शो कर रहा है। तो यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्लांट के कैरेक्टर भी मिलते हैं और एनिमल के कैरेक्टर भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक स्टडी को क्या कहते हैं? तो स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मैमल्स growing oocytes are surrounded by special nutritive cells called। कह रहा है कि ह्यूमन मैमल्स में जो फीमेल्स होती हैं उनकी बॉडी में क्या बनता है, oocyte बनता है। तो उनकी जो oocytes होती हैं वो एक स्पेशल टाइप की न्यूट्रिटिव सेल्स से कवर्ड होती हैं, सराउंडेड होती हैं। उन oocytes के चारों तरफ न्यूट्रिटिव सेल्स होती हैं स्पेशल टाइप की, जो उन oocytes को क्या प्रोवाइड कराती हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। उन सेल्स को क्या कहा जाता है, तो उन सेल्स को कहा जाता है फॉलिकल सेल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैफीन एम्फीटामिन्स एंड कोकीन। एम्फीटामिन्स, कैफीन और कोकीन ये क्या है? तो इनको हम लोग नर्व स्टिमुलेंट्स के फॉर्म में यूज करते हैं। ये क्या है? ऐसे ड्रग हैं जिनको हम नर्व स्टिमुलेंट के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है नर्व डिप्रेसेंट, तो ये तो नहीं होगा। नर्व इनिशिएटर, तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा? नर्व स्टिमुलेंट। इनको हम लोग नर्व स्टिमुलेटर्स के रूप में यूज करते हैं। ये स्टिमुलेट करने का काम करती है हमारे नर्वस सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? पेरीपेटस इज नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिकॉज इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ। इसमें ये पूछ रहा है कि जो पेरीपेटस है हमारा, पेरीपेटस जो है वो कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच का? तो वो कनेक्टिंग लिंक होता है आर्थ्रोपोड और एनिलिड्स के बीच का। एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का क्या है? वो कनेक्टिंग लिंक है। तो उसमें बोल रहा है कि अगर ये कनेक्टिंग लिंक है तो इसमें किसके कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे, किसके कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होंगे? तो अगर ये आर्थ्रोपोडा और एनिलिड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है तो इनमें जाहिर सी बात है इन्हीं दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। सो आंसर होगा आर्थ्रोपोड्स एंड एनिलिड्स, इन दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे पेरीपेटस में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? Which of the following is associated with excretion in amoeba? अमीबा के एक्सक्रीशन से कौन सा स्ट्रक्चर संबंधित है? ठीक है, कौन से स्ट्रक्चर के थ्रू अमीबा में एक्सक्रीशन होता है? तो अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मिलता है और इसी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा अमीबा एक्सक्रीशन करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इन फ्लावरिंग प्लांट मियोसिस टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ। पूछ रहा है जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें मियोसिस किस टाइम पे होता है? तो जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट हैं
उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उन दोनों में ही तो मियोसिस होगा। यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है कि पोलन ग्रेन, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन हमारा क्या है, मेल गैमीट है। तो जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, वहाँ पे मियोसिस होता है। तो इसका आंसर होगा फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन के टाइम पे, जिस टाइम पे पोलन ग्रेन बनेगा उस टाइम पे क्या होगा, फ्लावरिंग प्लांट में मियोसिस होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, C2 साइकिल इज स्टडीड इन। C2 साइकिल को कहाँ देखा जाता है, कहाँ इसकी स्टडी की जाती है? तो ऐसे प्लांट जो कि फोटो रेस्पिरेशन शो करते हैं, उन प्लांट में हम लोग C2 साइकिल देख सकते हैं। ऐसे प्लांट जो कि फोटो रेस्पिरेशन करते हैं, उन प्लांट में हम लोग C2 साइकिल देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे एक ब्लैंक दिया है और आगे इस ब्लैंक में जो चीज आना है उसके बारे में लिखा है। क्या लिखा है, ब्लैंक इज यूज्ड टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन द ब्रेविंग इंडस्ट्री। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है ब्रेविंग इंडस्ट्री में माल्टिंग प्रोसेस को स्पीड करने के लिए, तेज करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो हमारा जिब्रेलिक एसिड होता है, जिसको हम लोग GA3 बोलते हैं, जिब्रेलिक एसिड GA3। इसको यूज किया जाता है ब्रेविंग इंडस्ट्री में माल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए, उसको स्पीड करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, GA3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, द बैक फ्लो ऑफ फीकल मटेरियल छीछी इन द लार्ज इंटेस्टाइन इज प्रिवेंटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो फीकल मटेरियल है, जो बॉडी के वेस्ट हैं, जो डाइजेशन के बाद बच जाते हैं, जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं तो उनका बैक फ्लो वापस से स्मॉल इंटेस्टाइन में ना हो जाए, तो उनके बैक फ्लो को रोकने के लिए कौन जिम्मेदार है, क्या प्रेजेंस होता है? तो देखिए, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को क्या कहते हैं, सीकम। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है सीकम, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं इलियम। तो इलियम से जो डाइजेशन के बाद जो वेस्ट है वो कहाँ आए हैं, सीकम में आए हैं। तो उनका बैक फ्लो ना हो जाए, वापस वो इलियम में ना चले जाएं, इसलिए यहाँ पे इलियम और सीकम के बीच में एक वॉल्व होता है जिसको कहते हैं इलियोसीकल वॉल्व, जो कि प्रिवेंट करता है लार्ज इंटेस्टाइन से फीकल मटेरियल के बैक फ्लो को। तो इसका आंसर होगा बी, इलियोसीकल वॉल्व। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड ए लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल में किसको कंसीडर्ड किया जाता है? तो लोकस्टा को तो नहीं किया जाता है, डेंटेलम भी नहीं आएगा। लिमुलस, जो हमारा ये लिमुलस है, इस लिमुलस को हम लोग लिविंग फॉसिल मानते हैं, लिमुलस को लिविंग फॉसिल मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लांट सेल दैट हैज पोटेंशियल टू डेवलप इनटू ए फुल प्लांट इज कॉल्ड। एक प्लांट सेल जिसके पास ये क्षमता है कि वो एक कंप्लीट प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है, इस क्षमता को क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं? तो इस क्षमता को हम लोग कहते हैं टोटीपोटेंसी। एक प्लांट सेल में क्षमता होती है कि वो एक कंप्लीट प्लांट में डेवलप हो सकता है, और इसी क्षमता को कहते हैं, इसी पोटेंशियल को कहते हैं टोटीपोटेंसी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी के दो क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या कहता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव इज यूज्ड विद इन। मतलब जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं उनको किस टाइम के बीच में यूज करना चाहिए कि वो ज़्यादा इफेक्टिव हो। अगर हमें जल्दी से रिजल्ट चाहिए और इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए तो किस टाइम के बीच में उनको यूज करना चाहिए, वो टाइम पीरियड क्या है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है 72 आवर्स ऑफ कोइटस। कोइटस के 72 आवर्स के बीच में हमें उसको यूज करना चाहिए। दूसरा है 72 आवर्स ऑफ ओव्यूलेशन। तीसरा है 72 आवर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो हमको उसको
कोइटस के 72 घंटों के बीच में यूज करना चाहिए। इससे क्या होता है, ज्यादा वो इफेक्टिव होता है कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 72 आवर्स ऑफ कोइटस। कोइटस के 72 आवर्स के बीच में लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिब्नोबॉक्स। यहाँ पे कुछ डेटा दिए, इनमें से बताना है इसमें से प्रिब्नोबॉक्स कौन सा है। तो देखिए, पहली बात तो ये याद रखिएगा, प्रिब्नोबॉक्स हमेशा 5 प्राइम से स्टार्ट होता है और 3 प्राइम तक जाता है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होता है। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, टाटा एट। टाटा एट, इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। टाटा का मतलब टी ए टाटा, और फिर ए फिर ट का मतलब टी, टाटा एट। और क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम और टाटा एट, मतलब ये होगा हमारा प्रिब्नोबॉक्स। ठीक है, तो आज हमने एनडीए मॉक टेस्ट के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।